अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। लास्ट लेक्चर में हम वायरस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। वायरस की डेरिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, वायरस के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था, वायरस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कहते हैं साहत को। स्ट्रक्चर का मीन होता है साहत। तो हम जो वायरस की साहत को आज डिस्कस करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखा जाए तो ये कंसिस्ट होते हैं दो मेन कंपोनेंट्स पर। कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना। बेसिक कहते हैं बुनियादी, कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा पर। लेकिन अगर हम बेसिक कंपोनेंट को से हट के बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को फर्दर 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। अगर हम अकॉर्डिंग टू बेसिक कंपोनेंट्स के पॉइंट से देखें तो जीनोम और कैप्सिड की बिना पर, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फर्दर इसकी डिवीजन 3 पार्ट्स में हुआ है। थर्ड जो है वो इनवेल्प। अच्छा, अगर हम बात करें जीनोम की तो जीनोम क्या है? बेसिकली ये कंप्लीट डीएनए है, या फिर यूँ कह सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का। ये मैं जीनोम की बात कर रही हूँ। ये एक कोड है जो न्यूक्लिक एसिड या जीनोम कहलाती है। ये न्यूक्लिक एसिड पर कंसिस्ट होता है। जीनोम क्या है? ये कंप्लीट डीएनए है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का। या फिर हम अगर बात करें तो ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कोड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होती है जो कि जीनोम कहलाती है। आफ्टर देन बात करते हैं कैप्सिड की। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड कोड है प्रोटीन की। ये है प्रोटीन की। यहाँ बात कर रहे थे हम जीनोम में, तो जीनोम में ये न्यूक्लिक एसिड का बात हो रही थी बेटा जी। अब हम बात करें प्रोटीन की। यहाँ जो सेकंड पे कैप्सिड है वो प्रोटीन की कोड है। थर्ड है इनवेल्प। हम इनवेल्प को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये ऐसी सिमेट्री होती है जो सराउंडिंग वो इर्द गिर्द होती है कैप्सिड वगैरह के या किसी भी वायरस के। अच्छा, अगर बात करें जीनोम की तो जीनोम जो होते हैं वो कंटेन होते हैं डीएनए और आरएनए पे। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये दोनों पर कंसिस्ट होते हैं। अगर हम जीनोम की बात करें तो आरएनए के अकॉर्डिंग ये प्रोटीन पर कंसिस्ट होते हैं और डीएनए के अकॉर्डिंग ये जीनोम पर कंसिस्ट होते हैं। लेकिन बट नॉट बोथ, क्योंकि बेटा जी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड में पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ये कंटेन होते हैं डीएनए और आरएनए प्रोटीन पर, इसीलिए क्योंकि जो बेटा जी हमारे पास ये न्यूक्लिक एसिड है ये दोनों स्टैंडर्ड में पाया जा सकता है। डीएनए में भी, मतलब डबल न्यूक्लिक एसिड में भी, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में भी। अच्छा, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, जो कि नीचे दोबारा से मेंशन भी है। आफ्टर देन बात करेंगे शेप ऑफ जीनोम की। अगर हम बात करें शेप ऑफ जीनोम की तो फर्दर जो शेप्स हैं इनकी वो फोल्डेड हो सकती हैं, कंडेंस्ड हो सकती हैं या कॉइल फॉर्म में हो सकती हैं। फोल्डेड भी हो सकती हैं, कंडेंस्ड भी हो सकती हैं और कॉइल फॉर्म में भी हो सकती हैं। अगर बेटा जी हम बात करें कि ये जो हैं ये कंपोनेंट्स इसके कौन से हैं, जो कि हमने यहाँ बात की थी कि वायरस कंसिस्ट होता है बेसिक 2 पर, लेकिन हैं ये 3। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ हमने एक सर्कल लाइक डायग्राम ड्रा किया है। ये जो बाहर ये चीज़ है ये इनवेल्प है। ये क्या है? इनवेल्प। इनवेल्प के ऊपर ये सर्कल लाइक ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए हैं। आफ्टर देन
ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बेंजीन की शक्ल का बना हुआ है, ये कैप्सिड है। अब इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स वगैरह भी ये जो हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। आफ्टर देन इसमें डिफरेंट ट्राइएंगल्स भी होते हैं। ये हैं कंपोनेंट्स। अगर हम डायग्राम ड्रा करें तो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि जो इसकी आउटरिंग लेयर होगी प्रोटेक्शन के लिए, शेपिंग के लिए, पैथोजिन को अंदर मज़ीद पैथोजिन जो आ सके उनको रोकने के लिए, तो वो इन्वेल्प होगी। अच्छा, इन्वेल्प के ऊपर बड लाइक जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किए हुए हैं, ये जो कहलाएंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। अच्छा, जो डायग्राम हमने अंदर ड्रा की है ये वाली ब्लू पेन से, ये वाली बेंजीन लाइक जो शेप है ये हमारे पास कैप्सिड होगी। अच्छा, कैप्सिड के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड क्या मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए भी मौजूद होते हैं। ये हैं इसके कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स में आप ये डायग्राम ड्रा कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। यहाँ वही इन्वेल्प की हम बात कर रहे थे, जो थर्ड चीज़ थी जो कि बाहर से इसने इसको कवर अप किया हुआ है, जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनकी शेप की तो ये हेलिकल शेप में होते हैं, क्यूबिक शेप में होते हैं और उसके अलावा कम्प्लेक्स शेप में भी होते हैं। अच्छा बेटा जी, अगर देखा जाए तो कैप्सिड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया जीनोम को। अच्छा, अब कैप्सिड क्या है, हमने डायग्राम में तो कंपोनेंट्स इसके तीनों पढ़ लिए। अच्छा, अब कैप्सिड क्या है, कैप्सिड यही क्यूबिक लाइक जो शेप है, ये शेल ऑफ वायरस है। क्या है, शेल, होल नहीं होता ऊपर, ये वायरस का एक शेल है जो कोडेड किया गया है प्रोटीन से। प्रोटीन इसके ऊपर हैं, प्रोटीन की मदद से कोडेड हुआ है और इनक्लोज्ड है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड से ये इनक्लोज्ड है। कैप्सिड जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेडेशन के लिए से, और कैप्सिड जो होता है ये शेप भी देता है वायरस को। जाहिर बात है इसने ये बेंजीन लाइक एक शेप ही है जो कि वायरस को दी हुई है। अच्छा, जो ये हैं तीन तरह की बेसिकली इनकी शेप्स होती हैं, जैसे कि हेलिकल हो गया, क्यूबिक हो गया, या फिर यूँ कह लें कम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें शेप की, हेलिकल जो होते हैं और रॉड लाइक भी ये कैप्सिड जो हो सकते हैं। यहाँ हमने अलग से ड्रा किया है कैप्सिड में एक वायरस को। ये वायरस में मैंने सेम बेंजीन की तरह की शेप ड्रा कर ली, ये एक वायरस ही है। इसमें ये जो आउटर कवरिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक कैप्सिड है। मैंने कैप्सिड को डिटेल से बताने के लिए इसको ड्रा किया। ये कैप्सिड है, इसमें एक छोटा सा वायरस पाया गया। ये जो है ये इसके अंदर एक वायरस है। अब इसके अंदर कैप्सोमर भी हैं, जबकि इसमें कोई कैप्सोमर नहीं था। कैप्सिड में कैप्सोमर एक ग्रैन्यूल्स लाइक होते हैं जो कि इसकी वॉल के साथ अटैच होते हैं, लाइक दिस वन, ये होते हैं कैप्सोमर। अब जीनोम जो होता है ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा बेटा जी, अगर देखा जाए तो ये मैंने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि ये मैंने हब वायरस लिया है जिसमें 162 कैप्सोमर हैं। कैप्सोमर क्या होते हैं, ये सब डिवीजन होती है इंडिविजुअली प्रोटीन्स की, सब यूनिट्स की, जिसको हम कैप्सोमर कहते हैं। इन्वेल्प क्या है, इन्वेल्प इसका थर्ड मेन कंपोनेंट है, या स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है। इन्वेल्प क्या है, इन्वेल्प जो है ये सराउंडिंग लेयर होती है। जैसे कि बेटा जी यहाँ हमने ड्रा की थी, पैथोजिन को अंदर जाने से मज़ीद रोकती है, वो पैथोजिन जो बहुत ज़्यादा हार्मलेस होते हैं। प्रोटेक्टिंग का काम कर रही होती है, कवरिंग का काम कर रही होती है। कैप्सिड जो होती है बहुत सारे जो वायरस फैमिलीज होती हैं उन पर डिपेंडेंट होती है, सेलुलर मेम्ब्रेन भी होती है। आफ्टर देन बेटा जी कि ये होस्ट किस तरह बनता है, यहाँ हम यूँ कह लें कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक ड्रा किया इस तरह करके वायरस। बेटा जी इसके अंदर ये होस्ट सेल है, क्या है, होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल है, इसके अंदर से एक वायरस बाहर निकल रहा है, इसकी रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेट हुआ और बाहर निकल गया, एक्सोसाइटोसिस हो गई। इसने बाहर निकल के एक इन्वेल्प क्रिएट कर लिया। ये क्या था,
इन्वेल्प बना लिया। इन्वेल्प के अंदर वही दोबारा से एक वायरस क्रिएट हो गया एक्सोटाइसोसिस के बाद। पहले ये एक बेटा जी इसने पाथवे बनाया था जहाँ से ये किसी भी वायरस को बाहर निकाल सकता था होस्ट सेल से। फिर इसकी एक्सोसाइटोसिस हुई और इन्वेल्प मतलब हमने इन्वेल्प को दोबारा से बताने के लिए इसकी डायग्राम को ड्रा किया और ये बताया कि होस्ट सेल से दोबारा इन्वेल्प में ये किस तरह आ सकता है। इन्वेल्प में ये होगा कि आपने मतलब होस्ट सेल के बाद ये जो है वायरस बाहर निकल है, एक्सोटाइसोसिस हो रही है सेल में। जब सेल एक ले लिया, सेल के अंदर होस्ट सेल था, होस्ट सेल से बेटा जी वायरस निकल रहा है, जब आउटिंग हो रही है उसकी, तो वो दोबारा से एक इन्वेल्प बनाएगा जिसमें मुकम्मल जो है वायरस को अंदर रखेगा। ये जो ब्लैक लेयर थी मैंने ये भी बस वायरस के इन्वेल्प के लिए ड्रा की थी, तो मैंने दोबारा से ये इन्वेल्प ड्रा कर दिया और इसके अंदर ये एक बेंजीन लाइक हमने वायरस इसके अंदर ड्रा कर दिया एक्सोटाइसोसिस के बाद। पहले की इस तरह की कुछ शेप थी होस्ट सेल होने वक्त, जब होस्ट सेल था इसके अंदर, होस्ट सेल के बाद ये मुकम्मल इस तरह डायग्राम बन गई। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम डिस्कस करें तो इसको मेन 4 पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम जैसे कि हम जानते हैं कंप्लीट डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म का, मतलब जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, इसमें डीएनए की बात हो रही है, तो ये है जीनोम की बात हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम तो हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं डीएनए का इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। ये वायरल जीनोम होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड भी होता है, फॉर एग्जांपल सिंगल स्ट्रैंडर या फिर ये डबल स्ट्रैंडर हो सकता है। जैसे कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ वायरस में बात की थी कि सिंगल और डबल स्ट्रैंडर दोनों में पाया जा सकता है। बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड होता है और सिंगल स्ट्रैंडर और डबल स्ट्रैंडर दोनों के दोनों इसमें ऑन द बिहाफ ऑफ जीनोम प्रेजेंट होते हैं इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। आफ्टर देन सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री। अकॉर्डिंग टू द कैप्सिड सिमेट्री अगर हम बात करें तो बेटा जी कैप्सिड सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वायरसेस जो होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है क्यूबिक, हेलिकल या कम्प्लेक्स सिमेट्री में। क्यूबिक, हेलिकल या कम्प्लेक्स सिमेट्री में जैसे कि हमने ये एक शेप ड्रा की थी, बिल्कुल इसी तरह क्यूब लाइक जो होती है बेंजीन की जो शेप होती है हम उसकी ही बात कर लेते हैं। या फिर हेलिकल फॉर्म में ये स्प्रिंग लाइक जो टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उस तरह ये होता है। या कम्प्लेक्स सिमेट्री जैसे कि हमने कहा था दोनों का मिक्सचर होता है, हेलिकल का और क्यूब शेप का, इस तरह करके डायग्राम बनी होती है। अच्छा बेटा जी उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ विरियन। विरियन वायरस से ही निकला हुआ है, तो डायमीटर जो होता है विरियन का वो कम्बिनेशन होता है कैप्सिड का और न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड की बात आ रही है तो जीनोम की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि जीनोम में प्रेजेंट होता है तो वो ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, कैप्सिड में न्यूक्लिक एसिड का और उसके अलावा बेटा जी इसके विरियन का। आफ्टर देन ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेल्प प्रेजेंट होता है या नहीं होता इसकी बात हो रही है। अगर क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेल्प कि इसमें वायरस के अंदर इन्वेल्प है या फिर नहीं। अगर तो उसकी ये आउटर कवरिंग है तो मतलब इसमें इन्वेल्प है। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं इट मीन्स सो कि मैंने कहा इट्स जस्ट ओनली वन वायरस। मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर कोई इसके ऊपर कोई कवरिंग है, कोई वायरस इन्वेल्प है, नहीं, ये सिंपल एक वायरस है। ये क्या है, सिर्फ एक सेल है या कोई वायरस है। मैं नहीं कह सकती कि इसके ऊपर कोई जब तक कोई कवरिंग नहीं होगी तो इसके ऊपर इन्वेल्प है। तो ये यही है कि ऑन द क्लासिफिकेशन हम यही देखते हैं कि इन्वेल्प प्रेजेंट है किसी वायरस के ऊपर या नहीं। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर।